नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। स्वागत है इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों का जिनका सरोकार राज्यों से है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महंत नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर को बागंबरी गद्दी मठ में दी गई भू समाधि। अंतिम दर्शन के लिए साधु संतों का उमड़ा सैलाब। यूपी में बीजेपी चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। अपनी टीम के साथ 3 दिन तक करेंगे चुनावी रणनीति पर मंथन। भवानीपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर। ममता बनर्जी ने इब्राहिमपुर में की रैली तो हरदीप पुरी ने प्रियंका टिब्रेवाल के लिए घर घर जाकर मांगा समर्थन। गढ़चिरौली में आदमखोर बाघ का आतंक, अब तक ले चुका है 15 लोगों की जान। तमाम चुनौतियों के बीच स्पेशल टीम बाघ की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए दोनों पायलट को सेना ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी श्रद्धांजलि। परिजनों ने भी दी नम आंखों से विदाई। और 24 सितंबर से लेह में शुरू होगा पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन सत्र में फिल्म शेरशाह की स्टार कास्ट रहेगी मौजूद। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर को आज भू समाधि दे दी गई। बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी बलवीर गिरि ने समाधि की पूरी प्रक्रिया अपने हाथों से संपन्न की। इस दौरान साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिला। समाधि से पहले बागंबरी मठ से संगम के लिए निकली अंतिम यात्रा में भी भक्तों और संतों का सैलाब देखने को मिला। देश के विभिन्न महामंडलेश्वर और 13 अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को गंगा तट पर ले जाकर संगम के पवित्र जल से विधि विधान पूर्वक स्नान कराया गया। वहीं समाधि स्थल पर अखाड़ों की परंपरा के अनुसार महंत गिरि के पार्थिव शरीर पर जल, पुष्प, गुलाल का छिड़काव किया गया। फिर मंत्रोच्चार के बाद उन्हें समाधि दे दी गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा की जीत का खाका तैयार करने के लिए यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान आज अपने पहले दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां उनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया। सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की टीम यहां लगातार 3 दिन तक मैराथन बैठकें करेगी। बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी लखनऊ पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस बैठक में सभी सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की टीम भी शामिल होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए होने जा रही इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए अनुराग ठाकुर ने योगी सरकार की तारीफ की है। और लखनऊ में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी अच्छा काम किया है। जहां एक और मोदी जी की सरकार ने देश में बहुत अच्छा काम किया, वहीं यूपी में योगी सरकार ने जन जन तक राज्य की योजनाओं को भी पहुंचाया, तो कानून व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। और मोदी योगी की जोड़ी राज्य में जिस तरह से काम किया है, वो वापस भाजपा को सत्ता में लाने की तैयारी करेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 साल में माहौल बदला है और पश्चिमी यूपी में सुरक्षा का वातावरण बना है, जबकि पिछली सरकारों के दौरान ऐसा नहीं था। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में राजा मिहिर भोज पीजी कॉलेज में राजा की प्रतिमा के अनावरण और विकास और योजनाओं के उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती।
और उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। और अब खबरें कोलकाता और ओडिशा से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर के इब्राहिमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल आमने सामने हैं। भाजपा ने नंदीग्राम की तरह लड़ाई लड़ने का दावा किया है, जबकि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के रूप में उनका भविष्य तय करेगा। उपचुनाव का परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर का उपचुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में भाजपा अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में कोलकाता वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है जिसमें ममता ने कहा था कि उनके सामने बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। हरदीप पुरी ने कहा कि ममता बनर्जी को यदि ऐसा लगता है तो वे क्यों इतनी गंभीरता से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। पुरी ने कहा कि भाजपा घर घर जाकर लोगों को अपने उम्मीदवार की उपलब्धियों के बारे में बता रही है। ये पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करते हैं तो कुछ असम्पशंस लेके शुरू करते हैं। एक असम्पशन तो ये है कि वो तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, यहाँ तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा। अगर वो बात सही है तो तृणमूल इस कॉन्टेस्ट को सीरियसली क्यों ले रही है? क्योंकि एक अभी जो हाल में चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट जो था उसमें शुभेंदु अधिकारी जी सफल रहे और मैडम नहीं है। अब उनको कोई कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी थी। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक बाघ की वजह से दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि यहां अब तक 15 लोगों की उस बाघ ने जान ले ली है। इलाके में लगातार हो रहे बाघ के हमलों के बाद यहां स्थानीय प्रशासन की मदद से बाघ को पकड़ने और उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश जारी है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और रैपिड रेस्क्यू टीम की संयुक्त टीम तकरीबन 40 किलोमीटर हर दिन पैदल चलकर बाघ की तलाश कर रही है। चूंकि इस जंगल में कई बाघ हैं, लिहाजा उस आदमखोर बाघ की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बारिश के कारण और जंगल की विपरीत परिस्थितियों में उस बाघ को खोजना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। गढ़चिरौली तालुके में 20 गांव में बाघ की इतनी दहशत है कि लोगों का खेत में जाना भी निकलना भी बंद हो गया है। लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं और लोग इस बाघ से कम 15 लोगों की जान गई है। उसमें महिला भी है, खेत मजूरी भी है, जो अपने खेत में जा रहे थे उनकी भी जान गई है। लोकेशन तो चेंज कर रहे हैं और वो तो बिहेवियर है नेचुरली जानवर का। तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति काफी अलग है, इसलिए हम लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। और रोज रोज 30-40 किलोमीटर पैदल मैं और मेरे जवान घूम रहे हैं, तो इसमें वो भी काफी चैलेंज है। पानी है, नाले है, तालाब है, इन सबको पार करके हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं जितने जल्दी ये करना। और खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए दोनों पायलट को आज सेना ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दे दी। इस मौके पर शहीद पायलटों के परिजन भी मौजूद रहे। दुर्घटना में शहीद हुए पायलटों की पहचान पंचकुला के मेजर अनुज राजपूत और
नोएडा के मेजर रोहित कुमार के रूप में हुई थी। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे पटनीटॉप के नजदीक शिवगढ़ धार में सेना की एविएशन कोर का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बारिश और धुंध के बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर बचाव कार्य शुरू किया था। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि आर्मी एविएशन कोर का हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान पर था। पटनीटॉप के पास जंगल क्षेत्र के ऊपर घनी धुंध होने के चलते यह हादसा हुआ। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन तक चलने वाला यह फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में 24 से 28 सितंबर तक आयोजित होगा। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन सत्र में सुपरहिट फिल्म शेरशाह के निर्माता और इसके कलाकार उपस्थित रहेंगे, जिनमें फिल्म निर्देशक विष्णुवर्धन और फिल्म के प्रमुख कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल हैं। शेरशाह फिल्म को दिखाने के साथ ही इस महोत्सव की शुरुआत होगी। दर्शकों और सिने प्रेमियों को लुभाने के लिए फिल्म महोत्सव में विभिन्न खंड शामिल हैं। इस दौरान समकालीन राष्ट्रीय पुरस्कारों और भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों का एक पैकेज प्रदर्शित किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम लेह में होगी। इस दौरान विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं और मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर के फिल्म निर्माताओं, आलोचकों और टेक्नीशियनों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें इस क्षेत्र के ज्ञान और कौशल की जानकारी दी जाएगी। यह सत्र फिल्म निर्माण के प्रति लोगों के रचनात्मक रुझान को बढ़ावा देने में एक प्रेरक भूमिका निभाएगा। प्रतियोगिता खंड में लघु फिल्मों और लघु वृत्त चित्रों को आमंत्रित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और उनसे जुड़े लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। फिल्म महोत्सव स्थल पर फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन होंगे। महोत्सव में लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। लद्दाख के उभरते युवा संगीतकारों को उनकी प्रस्तुति देने के लिए इस फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। ये यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्स्ट अटेम्प्ट है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं हिमालयन रीजन के इंक्लूडिंग लद्दाख, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी फिल्म सभी को दिखा सकें। जो लोग बाहर से हैं, बाकी स्टेट से हैं, उनको हम एक ये फिल्म लद्दाख और हिमालयन स्टेट्स की फिल्म दिखाना चाहते हैं। लद्दाख, आपने लद्दाख के बारे में सुना होगा। आप में से कई यहाँ आए भी होंगे, यहाँ के स्वच्छ वातावरण को अनुभव करने या यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने, यहाँ की अनूठी संस्कृति को जानने के लिए या जीवन को एक नए अंदाज में जीने के लिए। लेकिन इस बार आपके पास लद्दाख आने का एक नया कारण है। हिमालय फिल्म महोत्सव 2021 जो 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में आयोजित होगा। और कश्मीर घाटी में रोमांचक खेल रग्बी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के नौजवानों में इस खेल को सीखने की बेहद ललक है, लेकिन घाटी की लड़कियों की रग्बी में विशेष रुचि है। वे न सिर्फ खेल के पैतरे सीख रही हैं, बल्कि इसे अपना करियर भी बनाना चाहती हैं। खेल के मैदान में जोर आजमाइश कर रही ये लड़कियां कश्मीर घाटी की हैं। देखकर हैरान मत होइए। रूढ़िवादी समझे जाने वाले कश्मीर घाटी में सूरत हाल न सिर्फ बदल रहे हैं, बल्कि युवाओं की छुपी प्रतिभा भी अब निखर कर खेल के मैदान में दिखने लगी है। रोमांच के लिए विश्वविख्यात रग्बी का खेल यूं तो मर्दाना माना जाता है, लेकिन घाटी की जोशीली लड़कियों को ये खेल खूब पसंद आ रहा है। कश्मीर की ये मर्दानियां रग्बी में अपना करियर भी बनाना चाहती हैं। रग्बी का खेल बेहद कठिन और मेहनत वाला होता है। यहाँ शारीरिक ताकत भी बहुत लगती है, लेकिन इसके बावजूद घाटी की मर्दानियां इस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इन युवा लड़कियों की तमन्ना सिर्फ खुद को अच्छा खिलाड़ी बनाने तक सीमित नहीं है। ये घाटी में भविष्य की रग्बी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। इस विशेष कैंप में ये लड़कियां पेशेवर रग्बी कोच का ट्रेनिंग भी ले रही हैं। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के अधिकारियों ने घाटी की इन युवा जुनूनी मर्दानियों को विश्व स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पेशेवर कोच नियुक्त किए हैं। कश्मीर में जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, घाटी में खेल का बुनियादी ढांचा भी निखर कर सामने आ रहा है।
ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घाटी की ये लड़कियां देश का नाम रोशन करती भी जल्द दिखेंगी। और अब खबरें राजस्थान और हरियाणा से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ में वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनका मंत्रिमंडल साइकिल से सचिवालय पहुंचा। सरकार की इस पहल का मकसद लोगों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता पैदा करना है, जिससे लोगों का प्रदूषण रहित वाहन के विकल्पों की तरफ ध्यान जाए और वो आम जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर कहा कि कार फ्री डे को मनाने का मतलब है कि डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां कम हो और ई वाहन को लोग अपनाएं, जिससे प्रदूषण में कमी आए। और राजस्थान के सिरोही में मंगलवार देर रात से चल रही बारिश के कारण लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बनास नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण एक दंपत्ति की जिंदगी खतरे में पड़ गई। यह दंपत्ति आमतौर पर सूखी रहने वाली बनास नदी के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रह रहा था, लेकिन अचानक आई बाढ़ की वजह से इनकी जिंदगी पर खतरा बन गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सरकारी अमले ने राहत और बचाव का काम शुरू कर इस दंपति को सकुशल बाढ़ के पानी से निकाला। जिले में आबू रोड, माउंट आबू, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर सहित अन्य हिस्सों में मंगलवार रात से तेज बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। और खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। मैसूर में ऐतिहासिक दशहरा समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। मैसूर दशहरे की विशेषता 8 हाथियों की एक टीम है, जो शहर में गजयापन यानी हाथी मार्च निकालती है। इन हाथियों की विशेष ट्रेनिंग इन दिनों मैसूर में चल रही है। इन हाथियों को अपने ऊपर भारी हौदे रखकर मैसूर के राजमहल से निकलकर शहर से बाहर पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर तक जाना होता है। ऐसे में हाथियों का प्रशिक्षण बेहद जरूरी होता है। 9 दिन चलने वाला उत्सव नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा और विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन गजयापन यानी जंबो सवारी के साथ महोत्सव का समापन होगा। 9 दिनों तक मैसूर पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और केरल में इन दिनों 10वीं के एक छात्र और उसके विशिष्ट मित्रों संग उसकी दोस्ती को लेकर खूब चर्चा हो रही है। छात्र के ये दोस्त उसका साया बनकर रहते हैं, किसी दूसरे के नजदीक नहीं जाते और सिर्फ छात्र के हाथों का ही भोजन करते हैं। आखिर कौन है ये छात्र और उसके मित्र, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। संपूर्ण सृष्टि में प्रेम आकर्षण की दिव्य शक्ति है, जो संतुलन बनाती है, प्राणियों को एकजुट करती है और आपस में बांध कर रखती है। केरल के कुन्नूर में भी इसी दिव्य प्रेम की झलक देखने को मिल रही है, जहां 10वीं में पढ़ने वाले गोकुल सुधाकर के सबसे अच्छे और सच्चे मित्र 2 मोर हैं। गोकुल को ये मोर चूजों के रूप में मिले थे। उसके मन में इनके प्रति इतनी करुणा थी कि उसने इन्हें पालने की ठान ली, लेकिन समस्या थी इन चूजों के देखभाल की। इसलिए गोकुल ने इन मोर के चूजों को अपने घर में पाले जा रही टर्की के पास छोड़ा और देखभाल शुरू कर दी। आज ये मोर गोकुल के साथ साए की तरह रहते हैं। गोकुल ने इनका नाम चिन्नू और मिन्नू रखा है, जो रोज सुबह भोजन के लिए इनके पास आते हैं। वे 8 महीने पहले आए थे और हमारे घर में टर्की के चूजों के साथ चलते हुए पाए गए थे। टर्की की मां ने दोनों मोर के चूजों को पाला। बड़े होने के बाद वे पास के रबर के बागान में चले गए। हालांकि वे खाना खाने के लिए रोज घर आते हैं। उसके बाद वे घर में समय बिताते हैं और शाम को वापस उड़ जाते हैं। गोकुल की मां गीता भी अपने बेटे और इन मोरों की निष्पक्ष प्रेम और दोस्ती को लेकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान इन मोरों ने उनके बेटे को अच्छा साथ दिया और उसके मन में किसी भी किस्म की निराशा को आने नहीं दिया। पक्षियों के आने से गोकुल की बोरियत खत्म हो गई। हमने उन्हें टर्की के पक्षियों के साथ खिलाना शुरू किया। सभी ने सोचा कि एक बार थोड़ा बड़ा हो जाने पर वे उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे बेटे ने उन्हें बड़े होते देखा है और हमेशा उन्हें खाना खिलाया है। शायद यही कारण है कि वे हर दिन सुबह करीब 6 बजे आते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ भी खेलते हैं। मोर और लड़के के बीच के असामान्य बंधन से आसपास के लोग भी हैरान हैं। जब कोई और पक्षियों के पास आता है तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन गोकुल के साथ सहज होते हैं।
वे पड़ोस के घरों के चारों ओर उड़ते हैं, लेकिन जब लड़का उन्हें दाना देता है तो वे खाना खाते हैं। हर सुबह वे पास के रबड़ के बागान से घर पहुंचते हैं। अगर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वे अपनी चोंच से उस पर दस्तक देते हैं और फड़फड़ाकर आवाज़ करते हैं। चिन्नू और मिन्नू नाम के इन मोरों के पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं मैश किए हुए केले और दाने। गोकुल जब भी घर आते हैं तो ये मोर उनके पास चले आते हैं, वरना किसी दूसरे की आहट से ही दूर चले जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग प्रेम के आकर्षक बल के साथ अंतर संपर्क में रहते हैं वे आखिर में प्रकृति और अपने साथियों के सामंजस्य को प्राप्त करते हैं। कुन्नूर का गोकुल भी इस परम आनंद में खोया हुआ है। कुछ लोगों को किस्मत पर भरोसा होता है तो कुछ को नहीं। जिन्हें नहीं होता वो आज इस खबर को जरूर देखें। विशाखापट्टनम की भाग्यलक्ष्मी और अप्पला राजू एक ऐसे दंपति हैं जिनकी गोद ठीक 2 साल बाद जुड़वा बच्चों से भर गई है। तारीख और वक्त भी ऐसा कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे और कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। तारीख 15 सितंबर 2019 और समय सुबह के करीब 8 बजे। विशाखापट्टनम की भाग्यलक्ष्मी और उनके पति अप्पला राजू ने गोदावरी नदी के एक नाव हादसे में अपनी 2 बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। उस हादसे के बाद दोनों अपने होशो हवास खो बैठे। वक्त के साथ दोनों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बच्चों के लिए शहर में एक डॉक्टर से संपर्क किया। उन्होंने इस कपल को IVF प्रक्रिया के बारे में समझाया और इलाज शुरू किया। They were under severe depression, so we counseled them. We also gave them the necessary, the confidence to go ahead with having a child. So, but she was already tubectomized by then, and so we carried out the ICSI procedure on her. We retrieved her eggs, did the fertilization with the husband's sperm, and did a blast transfer on day 5, and eventually she became pregnant. भाग्यलक्ष्मी की डिलीवरी डेट 20 अक्टूबर थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा कहिए या इनकी किस्मत, इन 2 बच्चियों ने 15 सितंबर को सुबह 8 बजे ही जन्म लिया। वैसे तो मेडिकल साइंस किसी चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन खुद डॉक्टर भी इस घटना से हैरान हैं, पर हैं बहुत खुश। Coincidentally, when the delivery was over and I was talking to her, she told me that, "Madam, I lost my babies on the same day, and luckily on September 15, the same day, God has given me back those same babies. And I came to know of the news that my children were dead on at around 8 o'clock. And now again around 8 o'clock, both the children are with me again." So she was very, very happy, and I was also quite surprised because I never expected that such should be the coincidence. And now the couple is very happy. दोनों बच्चियां स्वस्थ हैं और पूरा परिवार इनकी देखभाल में जुट गया है। परिवार के लिए ये दोनों ईश्वर का आशीर्वाद हैं। आखिर जिस तारीख को इस कपल ने 2 बेटियों को खोया था, 2 साल बाद उसी तारीख को 2 जुड़वा बेटियों के जन्म को ईश्वर का आशीर्वाद ना कहें तो क्या कहें। तो देश प्रदेश में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। ओ काका, वो आए शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर।
वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में, साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।